हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व को, यानी कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं और व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, इसे आज हम समझेंगे। तो देखिए, पहले व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, तो यानी कि व्यक्तित्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी कहते हैं, और पर्सनैलिटी का ही हिंदी रूपांतरण व्यक्तित्व कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी किससे बना हुआ है? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है। पर्सोना का अर्थ होता है नकाब या मुखौटा। इस प्रकार व्यक्तित्व की अवधारणा में हम केवल बाहरी तौर पर दिखाई देने वाली उन विलक्षणताओं को लेते हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं अथवा हमें प्रभावित करती हैं। ठीक है, यानी कि हम व्यक्तित्व किसे मान लेते हैं? जो बाहरी तौर पर हमें नजर आता है, किसी भी व्यक्ति का रंग रूप आकार, हम उन चीज़ों को ही क्या मान लेते हैं? उस व्यक्ति का व्यक्तित्व मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही प्रकार के गुण, विशेषताएं तथा योग्यताओं अथवा अयोग्यताओं को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, हमने तो मान लिया कि व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, उसका रंग रूप आकार है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो व्यक्तित्व क्या होता है? एक व्यक्ति का जो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के जो गुण होते हैं, और व्यक्ति के जो विशेषताएं होती हैं, व्यक्ति के अंदर क्या योग्यताएं क्या अयोग्यताएं हैं, ये सभी चीजें किसमें आती हैं? व्यक्तित्व के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार मानव का बाह्य स्वरूप और उसमें अंतर्निहित गुणों व शक्तियों के सम्मिलित रूप का नाम ही व्यक्तित्व है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? जो मानव का एक बाह्य स्वरूप होता है, जो उसका रंग रूप आकार होता है, ठीक है, तो और उसमें जो उसके गुण होते हैं, अंतर्निहित गुण होते हैं, जो शक्तियां होते हैं, उन दोनों चीजों को मिलाकर के ही क्या होता है? एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाया जाता है। अब इसमें कुछ परिभाषाएं देखिए। वुडवर्थ व मॉर्क्विस के अनुसार व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व कहलाता है। तो वुडवर्थ और मॉर्विक्स ने क्या कहा है व्यक्तित्व के बारे में? ये जो व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार है वह ही व्यक्तित्व है। गिलफोर्ड ने के अनुसार देखिए, व्यक्तित्वशील गुणों का एक सम्मानित पैटर्न है। ठीक है, व्यक्तित्वशील गुणों का सम्मानित पैटर्न किसने बताया है? गिलफोर्ड के द्वारा बताया गया है। अब देखिए कुछ विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती हैं व्यक्तित्व की? तो पहला है इसमें, व्यक्तित्व व्यक्ति के स्वभाव चारित्रिक गुणों का एक मिश्रण होता है। व्यक्तित्व में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का योग होता है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति का जो वंशानुक्रम के तौर पर और वातावरण के तौर पर, ठीक है, व्यक्ति के अंदर जो जो बदलाव आते हैं, जो जो गुण आते हैं, तो उन सभी चीज़ों के योग को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। ठीक है, व्यक्ति एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि चलते रहने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं, धीरे धीरे इंसान कुछ ना कुछ सीखता है तो वो उसके व्यक्तित्व में ढल जाता है। इस तरह से व्यक्तित्व क्या है? एक गतिशील प्रक्रिया होती है। व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य कोणों का मिला जुला रूप है। ठीक है, तो व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्ति के जो आंतरिक जो उसके गुण होते हैं और बाह्य जो उसका स्वरूप होता है, उसका ही मिला जुला रूप व्यक्तित्व कहलाया जाता है। फिर है, व्यक्तित्व में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व सांस्कृतिक घटकों का समावेश होता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या होता है? उसका जो शारीरिक स्वरूप है, मानसिक स्थिति है, सामाजिक जो वातावरण होता है, सांस्कृतिक जो रूप होता है समाज का, तो इन सब का जो समावेश होता है वो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में हमें देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, सीखने तथा अनुभवों का अर्जन दोनों ही व्यक्तित्व के विकास में पूरी तरह से सहायक होता है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में किन किन चीज़ों को सीखा है, क्या चीज़ों का अनुभव प्राप्त किया है, तो इन सब चीज़ों को हम कहाँ देखते हैं? व्यक्ति के व्यक्तित्व में देखते हैं। यह क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। किसी भी चीज़ को जो अनुभव होता है, किसी भी चीज़ को सीखे जाने पर जो अनुभव प्राप्त एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो उसका विकास कहाँ पर मिलता है देखने को? वो एक व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर है, व्यक्तित्व एक मनोशारीरिक प्रणाली है जिससे वातावरण में समायोजन किया जाता है। तो व्यक्तित्व क्या होता है? एक मनोशारीरिक, यानी कि मन और शारीरिक दोनों ही प्रकार का दोनों ही का जो मिला जुला रूप है, यह ऐसी प्रणाली है, मनोशारीरिक प्रणाली से हम कहते हैं, जिससे वातावरण में समायोजन किया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व के द्वारा ही कोई व्यक्ति समायोजन कर लेता है किसी भी प्रकार के वातावरण में।
फिर है व्यक्तित्व में विभिन्न गुणों का एकीकरण होता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं। कोई बहुत हंसमुख होता है, कोई काफ़ी क्रोधी मन का होता है, कोई मिला जुला स्वरूप का होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, व्यक्ति के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, वो तो इन सब का क्या होता है, जो एकीकरण होता है उसे ही हम क्या कहेंगे, व्यक्तित्व कहेंगे। आगे है इसमें व्यक्तित्व के प्रकार। तो देखिए, व्यक्तित्व अनेक प्रकार के होते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसको अपने अपने ढंग से वर्गीकृत किया है, जो इस प्रकार है। तो जो व्यक्तित्व होता है किसी भी व्यक्ति का, तो वह हर एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। एक ही जैसा व्यक्तित्व हर एक व्यक्ति में हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी कि व्यक्तित्व भी क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसको अपने ढंग से वर्गीकृत किया है। तो देखिए, जो इस प्रकार से है, तो सबसे पहला जो मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को वर्गीकरण किया है वो है हिप्पोक्रेटिस ने। तो हिप्पोक्रेटिस का वर्गीकरण देखते हैं। हिप्पोक्रेटिस ने व्यक्तित्व को उनके स्वभाव व शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में संबंध बताते हुए 4 भागों में बांटा है। तो हिप्पोक्रेटिस ने व्यक्तित्व को किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और शारीरिक स्वास्थ्य को संबंध के द्वारा ही व्यक्तित्व के बारे में बताया है। इन्होंने 4 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। तो पहला जो है वो है कफ प्रवृत्ति वाले। तो यह कैसे होते हैं, यह व्यक्ति चुस्त लेकिन चिड़चिड़े स्वभाव के, क्रोधी व शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं। तो ये कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के बारे में बताया है कि वो व्यक्ति चुस्त भी होता है लेकिन चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, साथ में क्रोधी व शारीरिक रूप से शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट जो है वो है काले पित्त वाले। तो काले पित्त वाले जो व्यक्ति होते हैं, तो उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, यह व्यक्ति निराशावादी, शक्तिहीन व जल्द दुखी हो जाने वाले, संवेगात्मक और शारीरिक दोनों दृष्टि से कमजोर होते हैं। ठीक है, तो ये काले पित्त वाले व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि यह व्यक्ति बहुत ही निराशावादी होते हैं और शक्तिहीन होते हैं और बहुत जल्दी बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ही दुखी हो जाते हैं, संवेगात्मक और शारीरिक रूप से कमजोर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है वो है पीले पित्त वाले। ठीक है, तो यह व्यक्ति सुस्त, आनंद युक्त लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। तो पीले पित्त वाले व्यक्ति का जो व्यक्तित्व बताया है वह कैसा पाया जाता है, वह व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत ही सुस्त, आनंद युक्त होते हैं और शारीरिक रूप से भी कमजोर होते हैं। नेक्स्ट जो है वो चौथा जो वर्गीकरण किया है वो है अधिक रुधिर वाले व्यक्ति के बारे में बताया है कि यह व्यक्ति आशावादी होते हैं। ये कर्मठ, शीघ्रगामी व शारीरिक रूप से सबल तथा संवेगात्मक रूप से स्थिर व संतुलित होते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व बताया गया है अधिक रुधिर वाले व्यक्ति का कि यह क्या होते हैं, आशावादी भी होते हैं, बहुत ही कर्मठ होते हैं, शीघ्रगामी व शारीरिक रूप से भी बहुत अधिक सफल पाए जाते हैं। तो ये नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है क्रिस्मर। तो क्रिस्मर का वर्गीकरण देखिए, इन्होंने कहा है कि यह शरीर के व्यक्तित्व को प्रकट करने वाला एक मुख्य साधन है। तो व्यक्तित्व को शरीर का व्यक्तित्व प्रकट करने का मुख्य साधन बताया है क्रिस्मर ने। इन्होंने शारीरिक विभिन्नता के आधार पर व्यक्तित्व को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो क्रिस्मर के द्वारा व्यक्तित्व को शारीरिक विभिन्नता के आधार पर बांटा गया है 5 प्रकार से। तो पहला जो प्रकार दिया है इन्होंने, ये कहा है साइजॉइड। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से दुबले पतले व लंबे होते हैं उन्हें साइजॉइड कहा जाता है। तो क्रिस्मर ने बताया है कि जो व्यक्ति क्या होते हैं, शारीरिक रूप से दुबले पतले और लंबे होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, साइजॉइड कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, संकोची होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं, वो एकांत प्रिय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है साइक्लॉइड। यह व्यक्ति प्रायः मोटे शरीर वाले होते हैं, यह व्यक्ति प्रसन्न रहते हैं। तो जो व्यक्ति क्या होते हैं, मोटे शरीर वाले होते हैं और अधिक प्रसन्न रहते हैं, तो यह साइक्लॉइड इन्हें कहा जाता है। ठीक है, साइक्लॉइड इनका जो व्यक्तित्व होता है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है वो है एस्थेनिक। ये साइजॉइड के समान होते हैं, यह शरीर में दुबले पतले, छोटे कंधे वाले, स्वभाव में कल्पनाशील व सपनों में खोए रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो कि क्या होते हैं, शरीर से दुबले पतले भी हैं, कंधे छोटे हैं उनके, लेकिन स्वभाव से वो क्या होते हैं, कल्पनाशील होते हैं और अपने ही सपनों में यानी कि ख्वाबों में खोए रहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा इस तरीके से। तो उन व्यक्ति को कहा जाता है एस्थेनिक। नेक्स्ट जो इन्होंने जो चौथा बताया है तो यह है एथलेटिक। यह ये व्यक्ति क्या होते हैं, शरीर में स्वस्थ होते हैं, खेलकूद प्रिय होते हैं, हंसमुख होते हैं, व्यवहारी होते हैं, आशावादी
वह समायोजित होते हैं। ठीक है, तो एथलेटिक व्यक्ति क्या होते हैं, अपने आप में बहुत ही स्वस्थ होते हैं शरीर से भी, और खेल कूद में बहुत उनकी रुचि होती है, हंसमुख व्यवहार के होते हैं, आशावादी, और कहीं भी किसी भी माहौल में समायोजन एकदम से कर लेते हैं। नेक्स्ट जो उन्होंने बताया है वो है पिकनिक। तो ये व्यक्ति क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, मिलनसार होते हैं, ये शरीर में मोटे भी होते हैं। तो ये पिकनिक स्वभाव के व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताया है कि कैसा व्यक्तित्व होता है पिकनिक स्वभाव का जो व्यक्ति होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से। नेक्स्ट जो इसमें अब जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है तो वो है सेल्डन। तो सेल्डन का वर्गीकरण देखिए, इन्होंने व्यक्तियों को शारीरिक बनावट के अनुसार 3 भागों में वर्गीकृत किया है। तो सेल्डन ने भी शारीरिक बनावट के अनुसार ही वर्गीकृत किया है व्यक्तित्व को। तो पहला इन्होंने बताया है गोलाकार या एंडोमॉर्फिक जिसे कहते हैं। तो यह व्यक्ति मोटे कोमल शरीर वाले, आराम तलब, सामाजिक और स्नेहशील होते हैं। ठीक है, तो शारीरिक बनावट के आधार पर कहा है कि गोलाकार यानी कि एंडोमॉर्फिक जिसे कहते हैं, तो यह क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, मोटे भी होते हैं, कोमल शरीर वाले होते हैं, आराम को पसंद करने वाले होते हैं, सामाजिक और स्नेहशील होते हैं। नेक्स्ट है इसमें आयताकार या मिसोमोर्फिक इसे हम कहेंगे। ठीक है, तो सेल्डन ने बताया है कि आयताकार या मिसोमोर्फिक जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं वो कैसे होते हैं, यह शारीरिक रूप से संतुलित होते हैं, फुर्तीले होते हैं, साहसी होते हैं, निडर और आशावादी होते हैं। ठीक है, तो ये आयताकार या मिसोमोर्फिक व्यक्ति के बारे में बताया है, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है। नेक्स्ट इन्होंने जो तीसरा दिया है वो है लंबाकार या ऑटोमॉर्फिक। तो यह व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर, शक्तिहीन, लंबे दुबले, निराशावादी, असामाजिक, चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं। तो यह जो लंबे व्यक्ति हैं ऑटोमॉर्फिक जिसे हम कहेंगे, तो उनके बारे में बताया है कि यह व्यक्ति कैसे होते हैं, शारीरिक रूप से भी कमजोर होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, और वो अपने आप में क्या होते हैं, एक निराशावादी रूप उनका होता है, असामाजिक होते हैं, समाज में जल्दी से समायोजन नहीं कर पाते हैं, और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। फिर चौथे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है स्प्रिंगर। तो स्प्रिंगर का वर्गीकरण क्या है व्यक्तित्व को लेकर के, तो देखिए इन्होंने व्यक्तियों की प्रवृत्ति के अनुसार उसको 6 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो व्यक्तियों की जो प्रवृत्ति है उसके आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है। तो पहला जो है वो है वैचारिक या सैद्धांतिक। तो ऐसे व्यक्ति जो अधिक सैद्धांतिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, तो वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से कहा है कि वह जो व्यक्ति हैं वह क्या होते हैं, सैद्धांतिक होते हैं, दार्शनिक होते हैं और वैज्ञानिक होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया है आर्थिक। तो ये व्यक्ति व्यापारी, उद्योग आदि में अपनी रुचि रखते हैं, यह धन का अधिक महत्व देते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, आर्थिक व्यक्ति उनको कहा जाता है, आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहा जाता है। और नेक्स्ट जो है वो है कलात्मक। ये व्यक्ति सौंदर्य प्रिय, कलाकार, चित्रकार होते हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर का जो उन्होंने बताया है कि कैसा व्यक्तित्व होता है एक व्यक्ति का, कलात्मक रूप से होता है, जो कि क्या पसंद करते हैं, जो सौंदर्य प्रिय होते हैं, और चित्रकार या कलाकार जैसे होते हैं। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कलात्मक, उन्हें कहा जाता है कलात्मक व्यक्तित्व वाला इंसान उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है राजनैतिक। तो ये व्यक्ति क्या होते हैं, राजनीति और प्रशासन में रुचि रखते हैं। फिर है इसमें धार्मिक। तो ये व्यक्ति संत, पुजारी, पादरी आदि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है सामाजिक। तो इन व्यक्तियों में सामाजिकता के सभी गुण होते हैं। ठीक है, तो 6वें नंबर का जो है वो है सामाजिक। तो जिसमें क्या बताया गया है कि ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जिनमें कि सामाजिकता के गुण अधिक पाए जाते हैं उन्हें सामाजिक व्यक्तित्व वाला इंसान कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है युंग का वर्गीकरण। ठीक है, ये काफ़ी पूछा जाता है। तो 5वां जो मनोवैज्ञानिक है युंग का वर्गीकरण है। तो देखिए इसमें युंग ने व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो युंग ने कितने प्रकार का व्यक्तित्व बताया है, 3 प्रकार का बताया है। पहला उनका है बहिर्मुखी। तो इसमें क्या होता है कि इस व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में सामाजिकता अधिक पाई जाती है, ये चिंता विहीन, बाह्य दुनिया में अधिक रुचि रखने वाले, मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाले, स्पष्टवादी होते हैं, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण सदैव यथार्थवादी होता है, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले की बात की गई है कि ये व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत ही सामाजिक होते हैं, लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, चिंता विहीन होते हैं, यानी कि उन्हें हर एक चीज़ पर
चिंता नहीं सताती है, वह बिल्कुल चिंता से मुक्त होते हैं। ठीक है, बाह्य दुनिया में वो अधिक रुचि रखते हैं, बहुत ही अच्छा उनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहता है हर किसी से, और स्पष्टवादी होते हैं, कोई बात को खुल के कह पाते हैं। तो ये इनका बहिर्मुखी वाला जो इन्होंने व्यक्तित्व बताया है युंग के द्वारा, तो इन्होंने इस तरह से इसका वर्णन किया है। ठीक है, ये क्या होते हैं, जीवन के प्रति भी दृष्टिकोण उनका क्या होता है, यथार्थवादी होता है और बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, ये प्रायः खेलना कूदना, सामाजिक और राजनीतिक नेता बनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं तो वह क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं और राजनीतिक नेता बनना पसंद करते हैं। नेक्स्ट जो इन्होंने बताया है वो है अंतर्मुखी। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति प्रायः अपने आप में ही मग्न रहते हैं, इसलिए उन्हें आत्म केंद्रित भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि ऐसा व्यक्तित्व होता है इन व्यक्तियों के जो अंतर्मुखी होते हैं कि वह अपने आप में रहते हैं, वो आत्म केंद्रित होते हैं, यह शर्मीले, असामाजिक, वास्तविकता से दूर रहने वाले और सदैव चिंता में डूबे रहने वाले होते हैं। यह व्यक्ति शीघ्र ही दुखी हो जाते हैं, यह पढ़ने में बहुत ही अभ्यासी होते हैं, इन्हें प्राकृतिक वस्तुओं व दृश्यों से लगाव होता है। ठीक है, तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि समाज में आसानी से समायोजन नहीं कर लेते हैं और वास्तविकता से दूर रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वह कल्पनाओं में बिलीव करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे तो वह चिंता में डूबे रहते हैं। तो ये अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व का व्यक्तित्व बताया गया है, वह पढ़ने में काफ़ी अभ्यासी भी होते हैं और प्राकृतिक वस्तुओं और दृश्यों से उन्हें काफ़ी लगाव होता है। इन्हें प्राकृतिक वस्तुओं और दृश्यों से लगाव होता है। लेखक, कवि, दार्शनिक, वैज्ञानिक अधिकतर अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वह लेखक बनते हैं, कवि, दार्शनिक, वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो तीसरा जो उन्होंने बताया है वो है उभयमुखी। ठीक है, तो इन व्यक्तियों में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तियों के मिले जुले गुण पाए जाते हैं। यह व्यक्ति कैसे होते हैं, इस ऐसे व्यक्ति अच्छा बोलने वाला, लिखने वाला, लेकिन एकांत में कार्य करना चाहता है, इनका व्यवहार बहुत ही संतुलित होता है। ठीक है, तो ये उभयमुखी वाले व्यक्तित्व के व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि यह अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो दो क्वालिटीज़ बताई हैं, दो व्यक्तित्व बताए गए हैं, तो वह दोनों का मिला जुला रूप इस व्यक्तियों में देखने को मिलता है और यह अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं और एकांत में कार्य करना पसंद करते हैं। इनका व्यवहार भी कैसा होता है, संतुलित होता है, ये ज़्यादा मिलनसार भी नहीं होते हैं और कम मिलनसार भी नहीं होते हैं। ठीक है, ज़्यादा असामाजिक भी नहीं होते हैं और ज़्यादा सामाजिक भी नहीं होते, तो इस तरीके से उनका व्यवहार क्या होता है, संतुलित देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के प्रकार। आगे हम इसमें व्यक्तित्व के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।